दोस्तों, ह्यूमन लाइफ में एवोल्यूशन का रोल आप जितना सोचते हैं उससे भी कहीं ज्यादा है। अब हाँ, मैं ये मानता हूँ कि एवोल्यूशन बायोलॉजी का एक टॉपिक है, लेकिन एक खास बात बताऊं, इंसानों के लिए एवोल्यूशन और फैशन ऑलमोस्ट सेम ही है। अरे कौशिक भाई, ये क्या बोल रहे हो? फैशन को एवोल्यूशन के साथ कैसे कंपेयर किया जा सकता है बोला? अच्छा चलिए, तो ये जानते हैं कि एवोल्यूशन का एक सिंपल डेफिनेशन क्या है। बायोलॉजी के मुताबिक एवोल्यूशन का मतलब है किसी भी स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी में चेंज होना। बस फर्क इतना है कि इतना बड़ा चेंज होने के लिए कई जनरेशंस का टाइम लग जाता है। अब आप ये खुद ही सोचिए, आज से 20 साल पहले जो कपड़े और आइटम्स हम पहना करते थे उसमें और आज के फैशन में डिफरेंस है या नहीं, है ना? मैं मानता हूं कि ये डेवलपमेंट की वजह से भी हुआ है, लेकिन हमारे एज ए ह्यूमन स्पीसीज एवोल्यूशन की वजह से ही तो इतनी सारी न्यू चीजें बन सकी है। अब बताइए कि मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। वेल, ये तो बात हो गई हमारी, लेकिन ये जिस चेंज के बारे में मैंने आपको भी बताया वो बहुत ही स्मॉल लेवल का चेंज है जो ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिन चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं उनके बारे में सुनकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। सबसे पहला सवाल तो ये है कि एवोल्यूशन एग्जैक्टली है क्या और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। एवोल्यूशन के कई कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि बहुत सी चीजें हैं जिन पर एवोल्यूशन डिपेंडेंट है। इसके बाद सवाल आएगा कि क्या हमारे यूनिवर्स में भी बिल्कुल इसी तरह के एवोल्यूशन देखने को मिलते हैं। अब इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि क्या हमारा ब्रह्मांड भी हम इंसानों की तरह इवॉल्व हो रहा है। दोस्तों, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, एवोल्यूशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में कई जनरेशंस के बाद चेंजेस का दिखाई देना। प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे लिविंग बीइंग्स हमारे अर्थ पर करोड़ों सालों से मौजूद है, लेकिन इनमें मेजर फर्क ये है कि उस वक्त में ये जैसे दिखते थे और इनकी बॉडी जिस तरह की थी वैसी आज के टाइम में नहीं है। थियरी ऑफ एवोल्यूशन मॉडर्न बायोलॉजिकल थियरी में एक मेजर माइलस्टोन है। हमारे अर्थ पर लिविंग बीइंग्स में जो डाइवर्सिटी है वो बेहद ही इंटरेस्टिंग है। 2 मिलियन से भी ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्पीसीज ह्यूमन आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिनके अलग अलग नेम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बट ये कहा जाता है कि करीब 10 से 30 मिलियन स्पीसीज ऐसे हैं जिनकी डिस्कवरी अभी भी होनी बाकी है। अब सिर्फ इनके नंबर से इतने डाइवर्स नहीं है, इनकी साइजेस, शेप्स और वे ऑफ लाइफ एक दूसरे से इतने अलग है कि पूछिए ही मत। अब आप सोचिए, अर्थ पर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज रहते हैं जो सिर्फ हॉट एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे फंगीज और एल्गीज हैं जो अंटार्कटिका के आइस मैसेस में रहना पसंद करते हैं, जहां का टेम्परेचर -29 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। लाइफ में ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएशंस एवोल्यूशनरी प्रोसेस का ही नतीजा है। सारे लिविंग बीइंग्स किसी कॉमन एंसेस्टर से रिलेटेड हैं। ह्यूमंस और दूसरे मैमल्स मूल जैसे दिखने वाले स्पीसीज से आए हैं जो 150 मिलियन ईयर्स पहले से हुआ करते थे। मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और दूसरे फिशेस एक्वाटिक वर्म्स के डिसेंडेंट्स हैं जो 600 मिलियन साल पहले रहा करते थे। दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ओरिजिनेट हुए हैं जो 3 बिलियन साल पहले हुआ करते थे। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे नेक्स्ट जनरेशंस में मॉडिफिकेशंस होते जाते हैं। 19वीं शताब्दी के एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि जिन ऑर्गेनिजम्स को आज हम देख रहे हैं वो एवोल्यूशन से ही आए हैं। उन्होंने एक ऐसा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया था जो भले ही इनकम्प्लीट था पर एवोल्यूशन की थियरी में एक मेजर स्टेपिंग स्टोन था। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है और क्यों कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास विंग्स, आइज और किडनीज जैसे यूनिक चीजें होती है। नेचुरल सिलेक्शन उनके एक्सप्लेनेशन में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था। इसके मुताबिक नेचुरल सिलेक्शन तब होता है जब किसी स्पीसीज के पास हैबिटेट के हिसाब से ज्यादा यूजफुल ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि अच्छी विजन और फास्ट लेग्स। इससे ये स्पीसीज आसानी से सर्वाइव करने लगती है और अपने जेनरेशंस को आगे बढ़ाने में
सक्सेसफुल होती है। वहीं ऐसे स्पीसीज जिनके पास ये ट्रेट नहीं होती वो इवेंचुअली एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। 20वीं शताब्दी में जेनेटिक्स के बर्थ से हम अच्छे से जान पाए कि नेचुरल सिलेक्शन आखिर एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, और इससे ही हम मॉडर्न थियरी ऑफ इवोल्यूशन को लिख पाए। जेनेटिक वेरिएशंस ऐसे जीन एक्टिविटी और प्रोटीन फंक्शंस इंट्रोड्यूस करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह के फीचर्स जनरेट करते हैं। अगर ये फीचर्स ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए एडवांटेजियस होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिजम्स के नेक्स्ट जनरेशंस में चले जाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन ऐसे ही जेनेटिक म्यूटेशन को सिलेक्ट करता है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कर सके। चार्ल्स डार्विन और 19th सेंचुरी के दूसरे बायोलॉजिस्ट ने बहुत से एविडेंसेस खोज निकाले हैं जिससे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की थियरीज और स्ट्रांग हुए हैं। इन्हीं में से एक बहुत बड़ा एविडेंस है एक्सटिंक्ट एनिमल्स के फॉसिल रिमेन्स। डार्विन के समय से ही ये एविडेंसेस एवोल्यूशन का सॉलिड प्रूफ दे रहे थे। रिसेंट में हुई बहुत सी डिस्कवरीज जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, फाइसियोलॉजी, इकोलॉजी, एनिमल बिहेवियर और खासकर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने इन एविडेंसेस में और डेटाज ऐड कर दिए हैं। इन लिविंग थिंग्स के डीएनएज और प्रोटीन्स में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की जितनी इंफॉर्मेशन है वो वर्चुअली अनलिमिटेड है। साइंटिस्ट लाइफ के किसी भी तरह के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को सही टाइम और इक्विपमेंट के साथ रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन को हमने सिर्फ इतने साल पहले के ऑर्गेनिजम्स को ढूंढकर और कंपेयर करके ही पता नहीं किए, बल्कि इसके एविडेंसेस प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व किए गए थे। 16वीं शताब्दी के मध्य के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले पेपर्ड मॉथ मोस्ट कॉमनली व्हाइटिश कलर के हुआ करते थे। उन पर ब्लैक स्पॉट्स भी हुआ करते थे। इस कलरिंग की हेल्प से वो पोटेंशियली प्रेडेटर्स से ट्रीज पर कैमोफ्लेज की हेल्प से छुपे रह सकते थे। पर वहीं कुछ ऐसे रेयर डार्क कलर्ड मॉथ्स भी होते थे जो प्रेडेटर्स को इजीली दिख जाते थे। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पर पहुंचा, इंडस्ट्रियल एरियाज की एयर डीप ब्लैक और पाउडरी होने लगी। इससे ट्रीज पर स्टेन्स पड़ने लगे और बिल्डिंग्स ब्लैक होने लगी, और इस वजह से पहले जो व्हाइटिश मॉथ्स थे वो प्रेडेटर्स को इजीली दिखने लगे। वहीं ऐसे कुछ रेयर मॉथ्स जो डार्क कलर के हुआ करते थे वो अच्छे से छुपने में कामयाब हो गए। इसी वजह से टाइम के साथ साथ लाइट कलर के मोथ्स काफी रेयर हो गए और डार्क कलर के मोथ्स थ्राइव करने लगे। अब आज के दिन में भी अगर आप अपने आसपास ऐसे मॉथ्स को कहीं पर देख पाओगे तो वो आपको डार्क कलर के ही ज्यादातर दिखेंगे। एवोल्यूशन के मैकेनिज्म को समझने के लिए उनके जीनोमिक लेवल को समझना बहुत जरूरी है। हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमारे जीनोम्स में लिखी है। ह्यूमंस का जीनोम आज ऐसा इसीलिए दिखता है क्योंकि वो ओवर टाइम बहुत से चेंजेस के साथ गुजरा है। जब दो स्पीसीज के डीएनए और जीन्स सेम तरह के दिखते हैं तब हम कह सकते हैं कि दोनों स्पीसीज सेम एंसेस्टर शेयर करते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल है ऑस्ट्रिचेस, इम्यूज और पेंगुइन्स जैसे बर्ड्स जो उड़ नहीं सकते। जब इनके जीन्स और डीएनए को कंपेयर किया गया तब पता चला कि इनके एंसेस्टर पहले उड़ सकते थे। कई जनरेशंस के एवोल्यूशन के साथ ऑस्ट्रिचेस और इम्यूज की बॉडी और फीट लार्ज होते गए और लैंड के लिए सुइटेबल होते गए, इसीलिए उन्होंने अपनी उड़ने की एबिलिटी को खो दिया। इसी तरह से पेंगुइन्स के एंसेस्टर्स भी पहले उड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने उससे स्विम करने वाले फ्लिपर्स के साथ एक्सचेंज कर लिया, और सिर्फ इसीलिए ताकि वो सरवाइव कर सके। अर्थ पर हम जिस तरह का एवोल्यूशन ऑब्जर्व करते हैं शायद वो बहुत ही स्मॉल स्केल एवोल्यूशन है। यूनिवर्स के कंपैरिजन में हमारे जेनेसिस और एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स की कैपेबिलिटी शायद 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये डिस्कवरी हमारी सालों के इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स और थियरीज से सामने आए हैं। ग्राउंड और स्पेस पर मौजूद मॉडर्न टेलीस्कोप्स बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर के लाइट को डिटेक्ट करती है और हमें दिखाती है कि यूनिवर्स अपने यंग स्टेज में कैसा दिखता था। इतने सारे डेटा को अच्छे से एक्सप्लेन करता है स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल, या फिर कहें बिग बैंग कॉस्मोलॉजी। इस थियरी का मेजर क्लेम यह है कि लार्ज स्केल एवरेज में ये यूनिवर्स डेंस अर्ली स्टेट से एक्सपैंड कर रहा है। दरअसल साइंस में हम वही एक्सेप्ट करते हैं जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से प्रूव किया गया हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें वेल टेस्टेड थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी जो मास, एनर्जी, स्पेस और टाइम के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। उन्होंने बिना किसी डिस्कशन के ही ये मान लिया कि ये यूनिवर्स लार्ज स्केल एवरेज पर स्टैटिक और अनचेंजिंग है। मतलब आइंस्टाइन के अनुसार ये ब्रह्मांड स्टेबल है और इसमें कोई भी हलचल नहीं हो रहा है। लेकिन साल 1922 में रशियन थियरिस्ट
साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्राइडमैन ने ये रियलाइज किया कि आइंस्टाइन का ये यूनिवर्स स्टेबल नहीं बल्कि अनस्टेबल है। उसी वक्त में लोवेल ऑब्जर्वेटरी के वेस्ट एम स्लीपर इस बात के एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे थे कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। उसके बाद साल 1929 में एमिनेंट एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने हमें दिखाया कि जिस रेट से गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है वो हमारे और उसके डिस्टेंस से रफली प्रोपोर्शनल है। मतलब सिंपल भाषा में हमसे कोई गैलेक्सी जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ही ज्यादा तेजी से हमसे दूर जा रही है। जब हमारा यूनिवर्स आज के मुकाबले हाफ साइज का था तब ब्रह्मांड में मौजूद तारों से ही ज्यादातर हैवी एलिमेंट्स को बनाया गया, जिससे बाद में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। देखा जाए तो हमारा सौर मंडल काफी यंग है क्योंकि ये आज से कुछ 5 अरब साल पहले ही बना था, जब ब्रह्मांड अपने वर्तमान साइज का केवल 2/3 साइज का हुआ करता था। लेकिन समय के साथ साथ हमारे गैलेक्सी में मौजूद सितारों ने इसमें मौजूद गैसेस जो स्टार्स को बनने में मदद करती है उनको कंज्यूम करते गए और धीरे धीरे गैलेक्सी में सितारों की संख्या कम हो गई। आज से करीब 15 अरब साल बाद ब्रह्मांड में हमारे सूरज जैसा किसी स्टार का बनना भी काफी रेयर हो जाएगा, जिसके कारण उस समय यह ब्रह्मांड आज के मुकाबले फार लेस हॉस्पिटेबल होगा हम इंसानों के रहने के लिए। अब जैसा कि आज हम लोग एक लगातार फैलते यूनिवर्स में जी रहे हैं, यह एक्सपेंशन हमें इस बात की ओर इशारा करता है कि यह ब्रह्मांड मैटर के एक डेंस कंसंट्रेशन से फैलना शुरू किया था और आज ये इतना फैलकर खाली खाली सा बन चुका है। एक इंग्लिश कॉस्मोलॉजिस्ट फ्रेड हॉयल ने इस प्रोसेस को पहली बार नाम दिया था द बिग बैंग। वैसे हॉयल भी इस थियरी को उतना सही नहीं मानते थे, बट इस थियरी का नाम इतना कैची था कि ये पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैला और लोग इस पर काफी ज्यादा बिलीव भी करने लगे। अब जब एडविन हबल दूर की गैलेक्सीज को स्टडी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जो दूर की गैलेक्सीज है उनसे आ रही लाइट ज्यादा रेड शिफ्टेड होती है इन कंपैरिजन जो पास वाली गैलेक्सीज है। इसका मतलब ये था कि ब्रह्मांड अपनी दूरी के साथ साथ ज्यादा तेजी से हमसे दूर जा रही है। आज हम आसमान में जिस स्टार या फिर जिस किसी भी गैलेक्सी को देखते हैं वो उतना ही पुराना होता है जितनी लाइट ईयर्स दूर वो हमसे स्थित है। इट मींस कि एट प्रेजेंट ऐसा भी हो सकता है कि वो गैलेक्सी या स्टार आज वहां पर एग्जिस्ट ना करता हो, या फिर पूरी तरह से तबाह हो गया हो, या फिर इवॉल्व हो गया हो, लेकिन हम उसे इतनी आसानी से नहीं देख सकते। अब इन सभी बातों से ये चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि भले ही ये यूनिवर्स बहुत कम रेट से इवॉल्व हो रही हो, पर ये इवॉल्व जरूर हो रहा है। एज ऑलवेज जैसा कि मैं कहता हूँ, ये ब्रह्मांड है मेरे दोस्त और इसको हल्के में कभी मत लेना। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है यार। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।